नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। यूएस एड के नाम पर जो भारत में पैसा आता था, साथ में बांग्लादेश में भी और नेपाल में भी जो पैसा आता था, उस यूएस एड को ट्रंप ने सत्ता संभालने के साथ ही बंद कर दिया। और जिस आक्रामक तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर किसी भी हाल में इस नीति से इधर उधर नहीं जाने वाले हैं ट्रंप। यूएस एड पर चर्चा चली है और ये चर्चा शुरू होने के साथ ही सबसे ज़्यादा अगर मिर्ची भारत में किसी को लगी है तो वो कांग्रेस को लगी है। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस बड़ी लाभार्थी थी इसकी, क्यों कांग्रेस को मिर्ची लगी। और ये भाजपा ने भी आक्रामक अंदाज में पूछा है कांग्रेस से कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो ये पैसा कहाँ खर्च हुआ। यूएस एड में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये कुछ एनजीओ के माध्यम से पैसा खर्च किया अमेरिका ने, जैसा कि वहाँ के प्रेसिडेंट ये स्वीकार कर रहे हैं। साथ में बांग्लादेश और नेपाल में भी खर्च किया। तो बांग्लादेश में क्या हुआ ये सबको पता है, नेपाल में क्या हो रहा है ये भी पता है। नेपाल में जब से लोकतंत्र लागू है तब से 5 साल की अस्थाई सरकार कभी नहीं चल पाई। और बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, अशांति रही, तमाम लोगों की हत्याएं हुई और एक भारत विरोधी लहर बांग्लादेश में लगातार चल रही है। तो आप ये कल्पना करें कि ये जो यूएस एड के नाम पर पैसा आता था भारत में, ये किन लोगों को आता था और उसका उपयोग क्या होता था। जो आप विगत 10 वर्षों में मोदी के कार्यकाल की केवल समीक्षा करें, जैसे मोदी ने सत्ता संभाली, एक शुरू हुआ एक कैंपेन अवार्ड वापसी का, ऐसे धीरे धीरे कई कैंपेन चले। उसमें शाहीन बाग भी है। किसानों का एक कथित आंदोलन भी रहा। किसानों का कथित आंदोलन तब चला जब किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले हो रहे थे। और ये जो क्रम लगातार चल रहा था मोदी विरोध का, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या मोदी विरोध के नाम पर मोदी की सत्ता को डामाडोल करने की कोशिश थी? क्या भारत में भी सत्ता परिवर्तन की एक अंदरूनी साजिश चल रही थी? क्योंकि जो बाइडेन का कार्यकाल, अगर जो बाइडेन के कार्यकाल की आप समीक्षा करें तो ये विगत 50 वर्षों में सबसे कमज़ोर अमेरिकी सरकार रही। तो आप इसको शब्दों में कहने के बजाय, वो अगर आंकड़ों की बात हो तो वो बड़ा लंबा इसकी चर्चा हो जाएगी, वो विषय नहीं है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी अगर इसकी समीक्षा करेगा जो बाइडेन के कार्यकाल की, तो इसमें पूरे वैश्विक स्तर पर अशांति बढ़ी है। और आप इजराइल की स्थिति देख लीजिए, इजराइल और हमास के बीच किस तरह का द्वंद्व है। एक तरफ यूक्रेन और रूस को देख लीजिए, और तनाव की स्थितियां लगभग हर जगह हैं। भारत के इर्द गिर्द जिस तरीके का तनाव बुना गया, वो तनाव की स्थिति अभी भी है। ऐसा क्यों था? सबके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि आखिर भारत से क्या किसी को परेशानी हो सकती है। भारत तो शांति की कामना करने वाला देश है, किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और वैश्विक स्तर पर सार्वभौम सूचना की कामना के अनुसार भारत काम करता है। उसका ये घोषित है कि भारत ये हमेशा कहता रहा है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता है। पूरी दुनिया को भारत परिवार मानता है। फिर भी क्या ऐसी दिक्कत थी? तो अगर इसकी हम 2 मिनट के लिए इस बहस को दूसरी तरफ ले जाते हैं कि
आज़ादी के बाद से लेकर के और 2014 तक भारत वो रहा जो दूसरों की सहायता पर जीवित रहा, चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। और भारत की तरक्की को हमेशा बाधित किया गया, चाहे साइंस तकनीक की तरक्की हो, कृषि उत्पादन हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र हो, भारत की तरक्की को बाधित करने की कोशिश की गई। उस समय लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन 2014 के बाद जो स्थितियां बदली और भारत ने जो गति पकड़ी, उस गति से ऐसा स्पष्ट होने लगा कि निश्चित रूप से दुनिया के जो संपन्न देश थे वो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते। और जिस तरह से आंतरिक अशांति का दौर चला, झूठे आडंबर फैलाए गए, वितंडा खड़ा करने की कोशिश की गई, तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो पैसा आया है ये पैसा इसीलिए था क्योंकि भारत ने लगातार उन्नति, दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली जीडीपी भारत की है। और भारत ने इन 10-11 वर्षों में जिस तरीके से उन्नति की है वो काबिल तारीफ़ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के उत्पादन में और कृषि से संबंधित अन्य चीज़ों के उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में भी भारत का निर्यात हर क्षेत्र में बढ़ा है। तनाव की स्थितियां पैदा होने के बाद भी आप बांग्लादेश की स्थिति को देख लीजिए। बांग्लादेश की स्थिति में को आप जब इधर विगत जो अगस्त से स्थिति खराब हुई, वो किस लिए खराब हुई? क्या वो उसमें बांग्लादेश की स्थिति को अगर आप उसकी समीक्षा करें तो क्या भारत में भी अशांति पैदा करने की कोशिश थी? नेपाल में आज तक, जब से वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ तब से लेकर आज तक 5 साल तक लगातार सरकार नहीं चली। हर साल 2 साल 3 साल पर सरकारें बदलती रही हैं और अस्थिरता का दौर वहाँ भी है। यानी कुल मिलाकर जो भारत में जो अशांति रही, भारत के आसपास जो अशांति रही, उस अगर ताने बाने को आपस में आप भूनते जाइए तो स्थितियाँ स्पष्ट होने लगेंगी। और ट्रंप ने जो कहा है, जो व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है कि भारत को पैसे की क्या ज़रूरत है, भारत के पास बहुत पैसा है, भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वहाँ तो हमसे ज़्यादा मतदान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ तो यहाँ तो बैलेट पेपर से मतदान होता है, वहाँ तो मशीन के द्वारा होता है, ईवीएम मशीन के द्वारा होता है। तो चुनाव में तो इंडिया हमसे बहुत आगे है, तो उसको ऐड की क्या ज़रूरत है? ये ट्रंप का व्यंग्यात्मक लहजा था। और ट्रंप ने यह भी वादा किया है कि हम इसकी जांच करा के भारत को उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार ने भी ये कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। भारत सरकार भी ये चाहती है कि इसकी जांच हो। भारत की सरकारी एजेंसियां, इसमें ईडी भी शामिल है, जो फेमा के उल्लंघन पे जो बाहर से पैसा आया है, अगर वो फेमा के नियमों के तहत नहीं है तो ईडी को भी जांच करने का अधिकार है। संभवतः सीबीआई भी जांच कर सकती है। तो भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और बड़ी गंभीरता से जांच करानी चाहिए। और इसमें कौन लोग शामिल हैं उनका नाम उजागर होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर भारत की तरक्की से किसी को दिक्कत है और उसमें उस दिक्कत में यहाँ के जो आंतरिक लोग हैं अगर कुछ मदद कर रहे हैं किसी बाहरी शक्तियों की, तो ये भी निहायत ही शर्मनाक है। अगर यहाँ के आंतरिक लोग, वो चाहे राजनीति में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर वो लोग बाहरी शक्तियों की मदद कर रहे हैं पैसा ले करके, तो ये शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वजह है? भारत की तरक्की लोगों को पसंद नहीं आ रही। पहली बार, ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि पहली बार 2014 में ऐसा लगा कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए सरकार बनी है और योग्य सरकार आई है। आज़ादी के इतने सालों बाद, बीच में आप सिर्फ अटल जी की सरकार को आप छोड़ दीजिए। अटल जी ने विकास क्या होता है, विकास के रास्ते पर देश को चलाया।
ले आने की कोशिश की, और उन्हीं गतिविधियों को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं नए नए प्रयोगों के साथ, और सारे प्रयोग सफल रहे, और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है भारत। अगर ये किसी के आंखों में कांटे की तरह खटक रहा है, वैदेशिक शक्तियों की हम बात छोड़ दें, देश के अंदर कौन लोग हैं जिनके अंदर खाने ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि देश तरक्की क्यों कर रहा है, और वो लोग जो हाशिए पर हैं। चूँकि ये सरकार लगातार तीसरी बार रिपीट कर रही है, तो बहुत से लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि अब ये लगातार तीसरी बार जब सरकार आ गई तो शायद हमारा नंबर ना आए, काफ़ी लंबे समय तक नंबर ना आए। वो अयोग्य लोग हैं और मानसिक रूप से रुग्ण लोग हैं, उनके अंदर गुलामी की मानसिकता और भी ज़्यादा भरी हुई है। जो स्थिति 47 तक थी, उसके बाद भी अब ये हो सकता है कि अंग्रेज़ों ने साजिशन ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाया या सत्ता में बिठाने के लिए सहयोग किया कि देश आसक्त रहे आज़ादी के बाद भी। वो सिलसिला लंबा चला, और अब जब योग्य लोगों की सरकार आई है तो लोगों को खटक रहा हो, वैश्विक शक्तियों को भी खटक रहा हो, और देश के अंदर राजनीति करने वालों को भी, कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को ये खटक रहा हो कि अगर देश इस तरह से तरक्की करने लगेगा तो हमें कौन पूछेगा। तो ये वाकई चिंतनीय है और इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और सरकार को इस पर तेज़ी से, तत्परता से के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है। आपकी तरक्की में बाधक बन रहा है कोई, आपको वही लोग जो हमारे बीच राजनीति करते थे, अगर वही लोग हैं जो हमें तरक्की की राह से भटकाना चाहते हैं, हमें आंतरिक संघर्षों में उलझाना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताना बाना है उसे तितर बितर करना चाहते हैं, तो ये तो शर्मनाक है। ऐसे लोगों को ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मोदी जी की सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और गहराई से जांच कराना चाहिए, और जांच की सभी एजेंसियों को इसमें लगाना चाहिए, और यथाशीघ्र ऐसे लोगों की पहचान करके उनके ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए, उनको जेलों में होना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें, सुनें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।